हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आज फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर है आज का एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर, जो लास्ट ईयर हुआ है। और आप पेपर देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है ना किस तरह का पेपर आपको आता है। तो पंजाब स्टेट से एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, देखिए ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर जो स्टेट जॉब्स के पेपर होते हैं ना, उसमें ग्रामर भी आता है, वोकैबलरी भी आता है, आप देख सकते हो। और ट्रांसलेशन भी आया है, रीट्रांसलेशन है ना। तो आपको गिवन लाइन को ट्रांसलेट करना है, पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी रख दिया क्योंकि पंजाब स्टेट के बच्चे फेस करेंगे, तो पता होना चाहिए क्या आता है। सो एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर है 2023 का। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, शी डैश बीन टू अमेरिका, हैज़न शी, हैज़ शी, सॉरी। देखिए अब एक छोटा सा रूल मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक क्वेश्चन टैग होता है क्वेश्चनिंग फेस जैसा, उसका क्वेश्चनिंग सेंटेंस जैसा उसका फेस होता है। वो सवाल नहीं होता, वो अपनी कही बात पर एक डाउट होता है, अपनी ही कही बात पर एक डिसएग्रीमेंट होता है। जैसे मुझे कहना है, सपोज करो कि वह हमें पढ़ाती है, तो शी टीचेज अस, है ना, वह हमें पढ़ाती है, शी टीचेज अस। अब आप देख सकते हो लाइन का सब्जेक्ट कौन है? शी है ना। लाइन का सब्जेक्ट शी है और टीचर्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि लाइन किस टेंस में लिखी हुई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है। तो शी सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाइन है। और गिवन लाइन जो है वो एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का मतलब होता है राजे जैसे पॉजिटिव लाइन है, नॉट, नो, नेवर, नीदर, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो शी टीचेज अस, ये लाइन हुआ। इस सेंटेंस में आपने बताया कि वह हमें पढ़ाती हैं, और आप अब साथ ही बोलोगे या नहीं पढ़ाती। तो शी टीचेज अस या नहीं पढ़ाती, यानी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या लिखेंगे? सेम सब्जेक्ट होगा, सेम टेंस या वर्ब जो भी है वो सेम होगा, टेंस सेम होगा, और रिएक्शन उल्टा होगा। अगर लाइन एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा? क्वेश्चन टैग का नेगेटिव होगा। तो शी टीचेज अस, तो डजंट। पहले मैं और समझाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होता है ना, उसका ऑक्सिलरी, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं होता, हैज़ नहीं होता, उसका ऑक्सिलरी तो डू डज। तो शी सब्जेक्ट के साथ में एस वाली वर्ब डज आएगा। तो शी टीचेज अस, डजंट शी। आपने देखा सेम सब्जेक्ट, शी यहाँ था, इधर भी शी आया। टीचर्स फर्स्ट फॉर्म था, इसीलिए डू डज में से ऑप्शन आया, शी की वजह से डज हुआ। वहाँ पॉजिटिव लाइन था, इसीलिए क्वेश्चन टैग कैसा बना? नेगेटिव बना। तो क्वेश्चन टैग के ना 3 बेसिक रूल है। देखो रूल्स तो क्वेश्चन टैग में बहुत है, लेकिन 3 बेसिक रूल क्या है? स्टेटमेंट के साथ में एक क्वेश्चनिंग मैसेज जैसा जुड़ा होता है क्वेश्चन टैग। वो लाइन पर एक तरह का डाउट या एक तरह का डिसएग्रीमेंट होता है। जैसे आपने बोला शी इज़ प्लेइंग वेल, वो अच्छा खेल रही है। अब इस लाइन में मैंने फिर से लिया शी, और लेकिन इज़ उसके साथ में आया ऑक्सिलरी। और प्लेइंग वेल का मतलब लाइन एफर्मेटिव है, लाइन पॉजिटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग सबसे पहली बात नेगेटिव होगा। सब्जेक्ट क्या होगा क्वेश्चन टैग में? सेम सब्जेक्ट होगा। टेंस या ऑक्सिलरी क्या होगा? सेम टेंस या सेम ऑक्सिलरी होगा। तो शी इज़ प्लेइंग वेल, तो इजंट शी। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को भी आपको क्लैरिफाई करना है, तो शी इज़ प्लेइंग वेल, पॉजिटिव लाइन है ना, तो इसलिए क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? नेगेटिव। तो इजंट शी। तो आप देखो सेम सब्जेक्ट, सेम टेंस या वर्ब, और रिएक्शन कैसा? उल्टा। लाइन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आप देख सकते हो कैसा आया? नेगेटिव। ये रूल है, छोटा सा रूल है क्वेश्चन टैग का। सेम सब्जेक्ट, सेम टेंस, और लाइन के ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अब गिवन लाइन को फिर से पढ़ते हैं। देखो शी डैश बीन टू अमेरिका, शी डैश बीन टू अमेरिका, और क्वेश्चन टैग देखो कैसा है? पॉजिटिव है ना। हैज़ शी। पहली बात, हैड क्यों नहीं ले सकते हम यहाँ पर? हैड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लाइन का क्वेश्चन टैग हैज़ से बना हुआ है। जब क्वेश्चन टैग में हैज़ है ना, तो लाइन में हैड नहीं लिख सकते आप। तो पहली ऑप्शन में हैड है, इसलिए वो ऑप्शन इनवैलिड हुआ। हैव क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि शी सब्जेक्ट का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आसान रास्ता समझाऊं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है आई को छोड़कर, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हमेशा आई हैव करते हैं। देखिए मैं इस पॉइंट को क्लैरिफाई करूं आपको छोटा सा और। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और एक वी, ये है फर्स्ट पर्सन। फिर आता है सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू, है ना, ये यू सेकंड पर्सन होता है। सिर्फ यू एक ऐसा वर्ड है जो सेकंड पर्सन है। फिर आता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कौन आता है? सभी आते हैं, ही, शी, इट। तो शी, ही, इट, दे, और सभी नाउन्स भी कौन होते हैं? थर्ड पर्सन, है ना, ये हुआ थर्ड पर्सन। तो रूल बेसिकली कहा क्या जाता है?
जो हैव है वो किसके लिए बना है, फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए है और प्लूरल के लिए। सिंपल सा रूल है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ होता है, एस वाली वर्ब होती है, हैज़ होता है, इज़ होता है, एस वाली वर्ब होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या है, एक तो वो थर्ड पर्सन ग्रुप का मेंबर हो, फर्स्ट का ना हो, सेकंड का ना हो, थर्ड पर्सन का मेंबर हो, उसमें से भी वो सिंगुलर हो। देखो शी लिखा है, ही लिखा है, इट लिखा है, या कोई भी नाउन जो सिंगुलर होगा तो हैज़ आता है, आई और प्लूरल्स के साथ में हैव आता है। तो जैसे हमारी ऑप्शन का सब्जेक्ट शी है, इंडिविजुअल, एक लेडी, तो ये हैव बिल्कुल भी नहीं जा सकता ना। हैव आई हैव हो सकता है, दे हैव हो सकता है, वी हैव हो सकता है, यू हैव हो सकता है, तो शी हैज़ होना चाहिए, इसलिए हैव गया। अब आप दूसरा पॉइंट समझिए, हैज़ शी, क्वेश्चन टैग क्या है, पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैंने अभी बताया, क्वेश्चन टैग जब भी हम लिखते हैं, किसी भी लाइन के पीछे क्वेश्चन टैग जोड़ते हैं तो लाइन का सब्जेक्ट जो भी रहता है वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, लाइन का टेंस या वर्ब जो भी रहता है वही क्वेश्चन टैग का टेंस या वर्ब होता है। और रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है, अगर लाइन पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर लाइन नेगेटिव होती है तभी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है ना। तो शी डैश बीन टू अमेरिका, हैज़ शी ने बताया क्वेश्चन टैग हैज़ टू बी नेगेटिव, तो डी ऑप्शन इसलिए क्रॉस हुआ क्योंकि हमें हैज़ नहीं हैज़ नॉट चाहिए। तो शी हैज़ंट बीन टू अमेरिका, हैज़ शी। आई होप ये आपको बेस समझ आया होगा। शी सिंगुलर होने की वजह से हैव कटा, शी हैज़, शी में क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव है तो लाइन नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो अकेला हैज़ कटा। और फर्स्ट हैड इसलिए नहीं गया क्योंकि लाइन का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ गिवन था क्वेश्चन टैग में, तो स्टेटमेंट में भी हैड नहीं जा सकता, हैज़ ही जाएगा, राइट। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैबुलरी है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस जिसको बोल सकते हैं ना, जिसमें स्पॉटलेस हो, क्लीन हो, साफ हो, तो ये इस तरह का मीनिंग देता है ये वर्ड। अब हमें इसका देखो क्या ढूंढना है, आपने ये ज़रूर देखना है, गलती से भी ऐसा नहीं कर देना कि एक ऑप्शन, एक वर्ड देखा तो सिमिलर ढूंढ दिया। पहले देखना है उसने ऑपोजिट पूछा है कि सिमिलर पूछा है। देखो ऑपोजिट पूछा है उसने, उल्टा पूछा है इसका, यानी इसका मतलब है स्पॉटलेस, इसका मतलब है क्लीन, इसका मतलब है मतलब एक तरह से फ्लॉलेस। तो अभी इम्पेक्केबल क्या होता है, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। आई मीन दिस इज़ नॉट द आंसर, मैं ये कह रही हूँ इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब भी होता है ब्यूटीफुल, जो बहुत एलिगेंट हो ना, मतलब जो बहुत सुंदर हो या बहुत साफ़ हो, जैसे क्लीन हो, ऐसा कुछ इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग भी पॉजिटिव होता है। अनसलिड का मतलब क्या होता है, सलिड होता है जो विद मतलब विद गलतियाँ, कमियाँ जो भी हैं, ये होता है स्पॉटलेस। इसका मतलब होता है स्पॉटलेस, इसका मतलब होता है एक तरह से फ्लॉलेस। तो ये भी नहीं जा सकता क्योंकि ये इसका सिमिलर है, ये इसका अपोजिट नहीं है। और एक्सक्यूज क्या होता है, ये भी होता है एलिगेंट, ब्यूटीफुल, इसलिए ये भी इसका सिमिलर है, इसका अपोजिट नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन फ्लॉड वर्ड से जाके हम इसका ऑपोजिट मान सकते हैं कि हमें ऑपोजिट बताना था। ये है स्पॉटलेस, ये है कह लीजिए फ्लॉलेस, ये है विद फ्लॉज। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ऑपोजिट में ये आंसर बनेगा, है ना। सिमिलर में तो ये तीनों ऑप्शंस पढ़ी थी, ऑपोजिट में ये बनेगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन आया ना, मैंने उसको हटाया नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी तो इंग्लिश से ही जुड़कर आया है। ट्रांसलेट द बिलो सेंटेंस इनटू पंजाबी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब जो स्टेट पंजाब का बच्चा पेपर दे रहा है, उसने 10th में पंजाबी पास किया है, वो पंजाबी नॉलेज रखता है, वो ये क्वेश्चन भी फेस करेंगे। तो आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस आया और आपको उसका पंजाबी वाला सही आंसर ढूंढना है, या हो सकता है आपको पंजाबी का सेंटेंस आए, उसका इंग्लिश वाला ऑप्शन सही ढूंढना है। देखिए, मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस। सबसे पहली बात एक माइंड में रखिए, ये लाइन किस समय से जुड़ के आया है, पास्ट से जुड़ के आया। देखो 1 सेकंड से पहले आप आंसर तक पहुंच जाओगे, पढ़ने तक की भी ज़रूरत ना पड़े आपको। तो जो वॉज है वो हमें साफ पता है, ये है नहीं होता, ये था होता है। आई मीन पंजाबी में बात करूँ तो ये सी या सन होता है। तो यहाँ देखो है, ये ऑप्शन से पता चला, है से पता चला, लास्ट ऑप्शन में भी पता चला कि तीनों प्रेजेंट हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट वाली ऑप्शन तो है नहीं। वॉज का मतलब ही होता है सी या सन। तो पंजाबी में पास्ट को अनाउंस करने के लिए या तो सी होना चाहिए या सन होना चाहिए। तो आंसर बना सी ऑप्शन। मेरे कमिश्नर दी सब तो उपयोगी सिखलाई मैनू मेरे बॉस द्वारा दिती गई है ना। मेरे करियर दी सब तो उपयोगी सिखलाई मैनू मेरे बॉस द्वारा दिती गई, सी ना तो की है, क्योंकि वॉज जो था ऑप्शन में,
तो ये एक तरीका है, एक सही आंसर पे जाने का एक तरीका है। आप कंफर्म हो कि यही आंसर सही होगा, क्योंकि पास्ट को तो पास्ट ही ट्रांसलेट करेगा। तो आंसर बना इस लाइन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, ओके, चूज करेक्टली स्पेल्ड। देखिए ये भी बहुत ध्यान से सॉल्व करना है अपने पेपर में कि करेक्टली स्पेल्ड है या रॉन्गली स्पेल्ड है। करेक्टली स्पेल्ड का मतलब 3 वर्ड्स गलत हैं, एक की स्पेलिंग सही है। रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब 3 वर्ड सही है, एक का स्पेलिंग गलत होगा। तो फिलहाल हमने सही वाला ढूंढना है ना। ए ऑप्शन कॉन्शियसनेस इज करेक्ट, जिसका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हो बाद में भी। कॉन्शियसनेस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और ये वर्ड में यहाँ पे आई नहीं चाहिए था हमें, है ना। ये वर्ड में एडवेंचरस के स्पेलिंग में OUROUS चाहिए था हमें। कोरोबरेट का मतलब में भी यहाँ ओ चाहिए था। तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो सही है। ये जो प्रॉब्लम है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर जैसे आप रीडिंग करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कोई वोकैबुलरी नया वर्ड आपने सीखा, उसके स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से दोहरा लो, थोड़ा बार बार वापस रिकैप कर लो, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये नहीं मैं बोलूँगी कि 100 के 100 वर्ड्स अगर आपने पढ़े तो 100 के 100 वर्ड्स आपके ब्रेन में सेव हो जाएंगे, नहीं। बट जब आपने 100 वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, स्पेलिंग याद किए होंगे ना, तो आपको उसमें से 50, 60, 70 कितने कुछ तो वर्ड्स आपके माइंड में होंगे ना। तो अगर कोई रेड वन आ गया, कोई पढ़ा हुआ आ गया, तो आपके लिए वो फ़ायदा है, ठीक है। इसका यही एक तरीका है, और कोई मेथड मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। रीडिंग में फंसे वर्ड्स को अच्छे से देखो, ध्यान से उनके स्पेलिंग को देखो, क्योंकि फोनेटिक्स सीखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिलहाल। चूज द सेंटेंस इन विच एडजेक्टिव आर करेक्टली यूज। देखो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनको सही तरीके से एक सेंटेंस में यूज़ करना है। ये बोल रही है लाइन, ये क्वेश्चन बोला है कि इन 4 सेंटेंसेज में से ना कौन सा सेंटेंस में करेक्टली यूज्ड है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, शी इज़ बेटर देन। अब आपको मालूम है बेटर, बिगर, वाइजर, क्लीनर, ER वाला, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन आता है, जो कि यहाँ पे भी दैन ही है। एनी अदर क्यों आया? जब आपने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना होता है ना, देखो उसका बेसिक नेचर क्या है। आप एक को किसी और एक से कंपैरिजन करते हो। ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज फ्रेंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ही कंपेयर हुआ उसके दोस्त के साथ, तो एक को एक से कंपेयर करते हैं। ये हमें सिखाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। बट एक सेंटेंस और भी है जो कि ये वाला गिवन है लाइन आपके सामने, कि जब आप एक कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करो बट आप कंपैरिजन ऑफ वन विद मैनी बना दो, तो उस लाइन में क्या जुड़ जाता है? उसमें एनी अदर आ जाता है। जैसे आपने कहना यह खिलाड़ी टीम के किसी भी खिलाड़ी से बेहतर है, तो ही इज़ बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम। तो यहाँ पे ही इज़ बेटर आया तो बेटर ही है ना, बेस्ट नहीं कहा हमने। देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम। तो आप देख सकते हो टीम के सभी प्लेयर से कंपेयर किया ना मैंने, लेकिन यहाँ पे बेटर लिखा, बेस्ट नहीं लिखा। वैसे तो हम कह सकते थे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वो भी ठीक है लाइन, लेकिन हमने जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करके एक प्लेयर को टीम के सभी प्लेयर्स से कंपेयर करना है, तो वहाँ पे एनी अदर आता है, ठीक है। तो ये पहली लाइन में देखो, शी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज़ इन आर क्लास। तो जो हमारी क्लास में लड़कियाँ पढ़ती हैं वो उन सब लड़कियों से कंपेयर हुई, लेकिन कैसे? बेटर लगा के कैसे कंपेयर हुई? एनी अदर का मतलब एक समय में ये जो शी है, एक समय में सिर्फ एक ही गर्ल से ये कंपेयर हो रही है, राइट। तो ये सब गर्ल से कंपेयर हो रही है बट इन इनडायरेक्ट वे। तो पहला लाइन तो ठीक है, शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर। लेटर नहीं, लेटर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर यही एरर है। तीसरा, इन माई ओपिनियन ऑफ एवरी वन शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल। जस्ट ये वाला पॉइंट समझाती हूँ। हम ना कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो समझदार बहुत है, देखने में इतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन वो समझदार बहुत है। तो जब आपने ऐसा कहना हो, एक ही पर्सन के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं, वो लेडी जो है वो ब्यूटीफुल भी है और वो वाइज भी है, तब आप वाइज़र नहीं कह सकते, तब आप स्ट्रॉन्गर वर्ड नहीं लिख सकते, तब आप स्मार्टर नहीं लिख सकते, तब आप बिगर क्लीनर नहीं लिख सकते। तो जो बिगर क्लीनर है वो कब लिखते हैं? जब आप एक पर्सन प्लेस या थिंग को कंपेयर करो किसी दूसरे पर्सन प्लेस या थिंग से। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे मुझे कहना है ही इज़ वाइजर दैन हिज फ्रेंड। देखो यहाँ पे 2 लोग कंपेयर हुए, है ना, ही इज़ वाइजर देन हिज फ्रेंड, तभी यहाँ क्या आया? वाइजर। बट मैं जो बात बोल रही हूँ ना कि वो समझदार तो बेशक ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत है, यानी उसमें 2 गुण है, समझदारी भी है उसमें स्ट्रेंथ भी है, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है
और वाइज वो कम है, ये कहना है, तब ये वाइजर, तब ये स्ट्रोंगर नहीं आएगा, तब आएगा मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, ही इज मोर स्ट्रोंग देन वाइज। आपने नोटिस किया, स्ट्रोंगर नहीं लिखा मैंने, मोर स्ट्रोंग लिखा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का ये सेंटेंस का एरर समझ में आ गया होगा। ये कहना चाह रहा है इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर नहीं लिखना था यहाँ, शी इज मोर वाइज देन ब्यूटिफुल, यानी कि वो ब्यूटिफुल भी है वाइज भी है, लेकिन वो वाइज ज़्यादा है ब्यूटिफुल कम है, तो मोर वाइज लिखते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। वैसे वाइजर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है जब आप दो डिफरेंट पर्सन्स को कंपेयर करते हो, बट जब आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन करते हो तो वाइजर की जगह मोर वाइज लिखना पड़ता है, स्ट्रॉन्गर की जगह मोर स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है, बेटर की क्लीनर की जगह मोर क्लीन लिखना पड़ता है, और स्मार्टर की जगह मोर स्मार्ट लिखना पड़ता है। ER वाले एडजेक्टिव की जगह पॉजिटिव डिग्री को मोर जोड़कर देना पड़ता है। आई विश ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड लाइन इस बेसिस पे रॉन्ग है। फोर्थ में कहता है इट वॉज बिटर कोल्ड, नहीं, इट वॉज बिटरली कोल्ड। इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि एक एडजेक्टिव के सामने जब भी आप एक वर्ड को प्लेस करते हो उसको क्वालिफाई करें, उसकी डिग्री के लेवल को बढ़ाए, वो हमेशा एडवर्ब होता है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, अब मुझे कहना हाउ मच गुड, तो मैं इसके सामने लिख सकती हूँ ना वेरी गुड। ये वेरी क्या कर रहा है? गुड की गुडनेस के लेवल को बढ़ा रहा है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग, हाउ मच स्ट्रॉन्ग? शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वेरी क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग के लेवल को बढ़ा रहा है। सेम एज कोल्ड, कोल्ड एक एडजेक्टिव था पहले से और इसके सामने बिटर नहीं आ सकता, बिटरली आ सकता है, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए होता है। जब पीछे एडजेक्टिव हो ना तो ये एडजेक्टिव के सामने हमें एडवर्ब चाहिए होता है, तो बिटर नहीं, बिटरली कोल्ड। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर रूम, इन आवर क्लास, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड में लेटर लिखा हुआ है, ये गलत है। थर्ड में वाइजर नहीं, मोर वाइज आना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे बिटरली कोल्ड एंड वी प्रेफर नॉट टू गो आउट दैट नाइट, तो ये तीनों गलत हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस ठीक है। एक नंबर है, 1 मार्क मिलेगा, है ना, लेकिन उसके लिए यू हैव टू रीड 4 सेंटेंसेस, तो 4 सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ती है। पर टेंशन नहीं बनाए, ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे ना, तो बेस समझ के करेंगे तो सब कुछ सही होगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जैसा आसान सवाल ही कोई नहीं है, मैं तो कहती हूँ लैंग्वेज में। जब आप नरेशन को सॉल्व करते हो ना तो वो मुश्किल है, तो आप उसका एक एक वर्ड देख रहे हो, चेंज हो रहा है, हर वर्ड को चेंज करना पड़ता है कई बार नरेशन में। लेकिन जब आप नरेशन की ऑप्शन से आंसर ढूंढ रहे हो तो मैं तो ये बोलती हूँ इससे आसान ही कुछ नहीं है। हाँ, कंडीशन ये है कि थॉरो टॉपिक ज़रूर सुनाओ एक बार आपने, तो बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। देखिए, मैं यहाँ भी आपके लिए आसान करूँगी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो आपको नरेशन में देखनी होती है ना, कि डायरेक्ट स्पीच गिवन है या इनडायरेक्ट। तो आप देख सकते हो जब एक लाइन इन्वर्टेड कोमास में है तो वो डायरेक्ट है, जब इन्वर्टेड कोमास नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट स्पीच गिवन है, हमें इनडायरेक्ट ढूंढना है। अब प्रिंस जो रिपोर्टेड वर्ब होता है ना, जहाँ पे से, सेड, जहाँ पे आस्क्ड ये लिखा रहता है, वो किस टेंस में है? अब आप देख सकते हो जो रिपोर्टेड वर्ब है, किरण आस्क्ड मी। आस्क्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है? सेकंड फॉर्म। तो रिपोर्टेड वर्ब में आस्क्ड लिखा, इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है? पास्ट में है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं हम लोग। और स्पीच का टेंस पता कैसे चेंज होता है? जब भी लाइन में सेकंड फॉर्म आता है तो हम उसको चेंज करते हैं हैड के साथ में, थर्ड फॉर्म दे देते हैं उसको। ये ध्यान रखिएगा, है ना। जब भी लाइन में सेकंड फॉर्म आता है तो हम हैड के साथ में थर्ड फॉर्म देते हैं। तो डिड यू सी, डिड सुनते ही हमें समझ में आया लाइन किस फॉर्म से बनी? सेकंड फॉर्म से बनी। तो ये जो डिड है ये हमें सेकंड फॉर्म का इंडिकेटर मिला। जैसे ही हमें पता चला लाइन सेकंड फॉर्म से बनी, आंसर में क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने अभी बताया आपको, हैड होना चाहिए आंसर में, हैड। तो आप पहले तो यही देख लीजिए कि हैड किस में है। आई सॉ नहीं जा सकता, आई हैव सीन तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि टेंस पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही। आई हैड ये बिल्कुल सही होगा। और यू सॉ, फिर से सॉ, तो सॉ वाली ऑप्शन नहीं गई, क्योंकि सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म नहीं रखते हम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हैव नहीं जा सकता क्योंकि प्रेजेंट नहीं चाहिए, और लास्ट में फिर सॉ दिया, तो सी आंसर है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल रीड द आंसर। सो किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट? क्वेश्चन मार्क। तो किरण आस्क्ड मी वेदर,
नरेशन में हम एक पॉइंट सीखते हैं ना कि जब आपकी स्टेटमेंट की शुरुआत ऑक्सिलरी करे, इज ए मार करे, वॉज वर करे, हैज़ हैव हैड करे, डू डज डिड करे, कैन कुड मे माइट विल शैल वुड शुड करे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू करे, कोई भी मॉडल वर्ब लाइन की शुरुआत करे, तो दैट बिल्कुल नहीं लगा सकते आप, दैट कंजंक्शन इसमें नहीं आ सकता। इन चारों में देखो आपको वेदर दिया, वेदर आ सकता है या इफ़ भी आ सकता था, इफ़ नहीं है यहाँ पर, वेदर दिया। सो किरण आस्क्ड मी, वेदर इसलिए आया क्योंकि लाइन की बिगिनिंग उसकी ऑक्सिलरी ने की थी। किरण आस्क्ड मी इफ़ आई कौन है, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जहाँ जहाँ पे भी यू लिखा होगा ना, योर लिखा होगा ना, वो मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो यू हटा दिया जाएगा। अब यू की जगह आई, अब आई क्यों आया, मी क्यों नहीं आया, क्योंकि लाइन की शुरुआत कर रहे हैं ना हम लोग। तो वेदर आई हैड सीन, डिड यू सी को हमने बनाया हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टीवी अर्लियर नाइट, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, अर्लियर नाइट, ये लास्ट वर्ड को अर्लियर या प्रीवियस में चेंज किया जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें सी ऑप्शन अपना आंसर मिल गया। देखो कितने छोटे से पॉइंट से हमने लाइन को पढ़े बिना आंसर तक पहुंच गए थे कि जब आपकी स्टेटमेंट में रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, आस्क दिखा हमें, तो जो स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में स्पीच है, वो अपना टेंस बदल देती है। बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। तो मैंने फ़िलहाल बताया कि जब एक लाइन में सेकेंड फॉर्म होगी वो आंसर में हैड प्लस थर्ड फॉर्म से चेंज होगी, ये मालूम होगा तो नरेशन जैसा आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आप ये ज़रूर लर्न करें अच्छे से। और ये टॉपिक मैं ये कहती हूँ MCQs में बेस्ट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है ये ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ वॉइस। वॉइस नरेशन की तरह वॉइस भी सेम है, मैं यही बोलूँगी कि वॉइस और नरेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो स्टेट जॉब्स में आते हैं, जो SSC के पेपर्स में आते हैं। तो आप ये मान के चलो, आप इनको इतने अच्छे से परफॉर्म करो, इतने अच्छे से सीखो कि आप इनको सॉल्व करने के बजाय ना इनकी ऑप्शन से आंसर तक पहुँच जाओ। नॉलेज चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला मेथड अपनाना। जब आप सॉल्व करते हो तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना। जैसे मैं बताती हूँ, देखो ही वॉज ड्राइविंग, जैसे आपको ING वर्ब दिखा ना, मैं फिर एक बात और बोलूँगी कि जब आप एक वॉइस भी सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमें ये देखना था गिवन लाइन, गिवन क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा है। तो एक्टिव वॉइस कैसे जज होगा, लेट्स सी। गिवन क्वेश्चन के अंदर वॉज के साथ ING वर्ब आया ना, तो जब भी एक स्टेटमेंट में इज MR ING, वॉज और ING वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, प्रोग्रेसिव वर्ब। अगर एक प्रोग्रेसिव वर्ब आता है, देखिए मैं ING वर्ब क्यों बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। प्रोग्रेसिव वर्ब भी बोल देती हूँ ताकि आप समझ जाओ टेक्निकली इसको ऐसा बोला जाता है। तो जब एक ING फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो आप समझ जाना ये कभी पैसिव नहीं होता, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सो ING वर्ब ने हमें बता दिया एक्टिव फॉर्म में गिवन है वॉइस का, ये वाला क्वेश्चन हमें ढूंढना है इसका पैसिव। और जैसी ड्राइविंग देखा, कुकिंग देखा, डूइंग देखा, टीचिंग देखा, प्लेइंग देखा, तो आराम से एक फॉर्मूला माइंड में सेव करो। ING जब भी आएगा, जैसे डूइंग आया ना आपके क्वेश्चन में, तो आंसर बनेगा बीइंग के साथ में डन लगाकर। जैसे टीचिंग आया ना तो आंसर बनेगा बीइंग टॉट से, जैसे प्लेइंग आया ना तो बीइंग प्लेड से बनेगा, जैसे रीडिंग आया ना तो बीइंग रेड, READ थर्ड फॉर्म होती है, बोलने में रेड बोला जाता है, स्पेलिंग सेम रहता है, बीइंग रेड बनेगा। तो ड्राइविंग है ना तो बीइंग ड्रिवन बनेगा। तो हम इसी ऑप्शन से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। देखो फर्स्ट में वॉज ड्रिवन है लेकिन बीइंग मिसिंग है, कट कर देंगे इसको हम, गलत है, 100% गलत है। सेकंड में वॉज बीइंग ड्रिवन है, जो आंसर बन सकता है। लेट्स सी दी अदर ऑप्शंस फर्स्ट। हैड बीन कहाँ से आया भाई, जब हमारे सेंटेंस में वॉज था। वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वॉइस का टेंस कभी चेंज नहीं होता। देखिए जब मैं पढ़ाती हूँ वॉइस को, मैं पहला रूल यही बताती हूँ कि वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाओ, चाहे आप पैसिव से एक्टिव बनाओ, टेंस कभी नहीं बदलता। टेंस किस में बदलता है, वो टॉपिक है नरेशन, उसमें बदलता है अगर बदलेगा तो। वॉइस में कभी टेंस नहीं बदलता। तो जब वॉइस क्वेश्चन में वॉज लेकर आया ना, तो आंसर में भी वॉज ही लेके आएगा। इस बेसिस पे तो हमारी C और D दोनों क्रॉस हो गई, क्योंकि इसमें हैड और इसमें हैज़ है। आई विश ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि वॉइस में क्या सेम रखना पड़ता है, हमें टेंस सेम रखना पड़ता है। जिस भी टेंस में एक्टिव या पैसिव है, आंसर भी उसी टेंस में ही देंगे। तो A ऑप्शन में बीइंग मिसिंग था, C और D में हमारा टेंस चेंज हुआ, तो इस बेसिस पे जो आंसर है वो B है। फिर भी लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। तो आप देख सकते हो बाकी सारा का सारा सेंटेंस करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड है। तो आंसर B कैसे बना, टेंस नहीं बदलना,
सी और डी इस बेसिस पे क्रॉस हुई क्योंकि वहाँ टेंस चेंज हुआ। ए में प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइविंग को बीइंग ड्रिवन बनाएंगे। ड्राइविंग को ड्रिवन नहीं, अकेला ड्रिवन नहीं, बीइंग ड्रिवन से बनाया जाता है जब भी आप वॉइस करते हैं। आई विश ये समझ आ गया आपको। तो वॉइस और नरेशन तो प्रण ले लें आप सब जो स्टेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं, जो एसएससी के लिए जा रहे हैं, कि ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो फ्री के मार्क्स हैं। इनको इग्नोर नहीं करें, इनको डेप्थ में स्टडी करें, इनको अच्छे से सीखें, सारे पॉइंट्स को माइंड में सेव करें। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। नॉलेज होगी तभी आप अपनी रॉन्ग ऑप्शंस को वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। यही तरीका बेस्ट है, देखिए, है ना। तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करो ना जो पेपर में आता ही आता है, चाहे वो 1 या 2 नंबर का आता है, बट वही गेम चेंजर होगा। नेक्स्ट है फिलिप्स का क्वेश्चन आया, ये भी ग्रामर बेस्ड है। देखिए, हाउ डे यू, एक रूल और दिमाग में रखें। देखिए ग्रामर क्या है, रूल सिखाती है, डराती है बच्चों को रूल से, लेकिन अगर आप एक एक रूल को समझोगे ना, टॉपिक के हिसाब से समझोगे ना, टॉपिक में रह कर समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएंगी, क्लैरिटी होगी आपको। अगर रैंडम रूल सीखोगे तो मुश्किल होता है, आई नो, बट क्वेश्चन तो मुझे समझाना ही पड़ेगा ना। सो हाउ डेयर यू, जैसे ही वर्ड आता है ना हाउ डेयर यू, इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। टू इन्फिनेटिव नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आता, आईएनजी नहीं आता, इन्फिनेटिव आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और बात बताऊं, लेट हिम गो देयर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, लेट हिम गो देयर, उसको वहाँ जाने दो। तो लेट के बाद भी क्या आया, इन्फिनेटिव आया। लेट हिम टू गो नहीं कहते, लेट हिम वेंट नहीं कहते, लेट हिम गोइंग नहीं कहते, लेट हिम गो कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। नो टू, नो सेकंड फॉर्म, नो आईएनजी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेम एज अगर हम एक और लाइन बोले, एक पेपर में और आया था, हमने डिस्कस किया था वो पेपर, उस पेपर में भी हमने सेम पॉइंट डिस्कस किया था कि शी मेड मी लाफ, शी मेड मी क्राई। तो क्राई और लाफ वर्ब है, मेड सेकेंड फॉर्म था, फिर भी शी मेड मी लाफ, शी मेड मी क्राई। तो क्राई और लाफ फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव है, तो मेक वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव, लेट वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव, और हाउ डेयर यू के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव। क्योंकि ये मॉडल वर्ब होता है ना, तो ये अपने बाद जो भी ऑब्जेक्ट जो भी वर्ब लेगा वो फर्स्ट फॉर्म लेगा। ना तो टू टॉक लेगा, गलत है ये ऑप्शन, ना ही टॉकिंग लेगा, और टॉक्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, मॉडल वर्ब्स के पीछे सेकंड फॉर्म वैसे ही नहीं बैठता। तो डेयर के बाद क्या लगेगा, टॉक। हाउ डेयर यू talk to your teachers like this, how dare you to talk to your teachers नहीं, how dare you talking to your teachers नहीं, how dare you talked नहीं। तो how dare के बाद, let के बाद, make के बाद, make का एग्जाम्पल मैं लिखूँ आपके लिए, make him laugh, उसको हंसा दो, he's crying, make him laugh, है ना, make him smile, make him perform the task। यानी आपने ये नहीं कहा कि काम कर दो, हंस दो, आपने कहा हंसा दो, उसको हंसा दो। या आपने पास्ट बनाना होगा ना तो आप कहोगे आई मेड हिम परफॉर्म द टास्क। तो आपने नोटिस किया, मेड हो चाहे मेक हो, प्रेजेंट या पास्ट या विल मेक हो, फ्यूचर, इसके बाद जो भी वर्ब आ रही है ना बेयर इन्फिनेटिव, लेट के बाद जो भी वर्ब आ रही है ना बेयर इन्फिनेटिव, हाउ डेयर यू के बाद भी जो भी वर्ब आ रही है ना बेयर इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई टू नहीं लगेगा, कोई आईएनजी नहीं आएगा, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। हाउ डेयर यू टॉक, हाउ डेयर यू एंटर दिस एरिया, हाउ डेयर यू डू द वर्क। तो डू, एंटर, टॉक फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंटेंस कहता है आई मेड द डिसीजन टू बाय अनियंस ऑन माई वे टू द शॉप। ये लाइन पढ़ा हमने, है ना, आई मेड द डिसीजन, मैंने डिसीजन बनाया, लिया, टू बाय अनियंस ऑन माई वे टू द शॉप, मेरे शॉप पर जाते जाते रास्ते में। अब इस लाइन का मीनिंग समझा और इस लाइन के मीनिंग को मैच करता इन चारों में से ढूंढा। बिकॉज आई वॉज गोइंग टू शॉप आई डिसाइडेड टू बाय अनियंस। देखो बेशक उसने डिसाइड ऑन द वे किया, लेकिन बिकॉज नहीं आएगा ना कि क्योंकि मैं शॉप जा रहा था, ऐसा तो उस लाइन में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना, तो सही ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। फिर कहता है वाइल आई वॉज गोइंग टू द शॉप आई डिसाइडेड टू बाय अनियंस, ये जा सकता है ना, जाते हुए रास्ते में मैंने ये प्लान किया, ये सोचा, ये डिसाइड किया, ये फिर भी जा सकता है, ये सही लग रहा है। एज आई वॉज गोइंग टू शॉप, जैसे बिकॉज था वैसी एज है, जैसे बिकॉज था एज है वैसी सिंस है। ये तीनों कंजंक्शंस है, ये क्या बताती हैं, कारण बताती हैं। क्योंकि मैं शॉप पर जा रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं खरीद लूँ, क्योंकि मैं शॉप पे जा रहा था नहीं कहा, उसने बोला शॉप पर जाते हुए रास्ते में मैंने डिसाइड किया कि मैं अनियंस खरीद लूँ। तो यहाँ पे सेंस वाली, ये तीनों सेम है राजे। आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई ऑप्शन है सेम होती है ना,
वो आंसर कैसे बन सकती हैं? जितनी वैलिड ए है उतनी ही वैलिड सी और डी भी हो जाएगी ना फिर। तो ये तीनों इनवैलिड है क्योंकि ये मैच नहीं कर रही, गिवन सेंटेंस के मीनिंग को मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ उसने ये नहीं कहा क्योंकि मैं जा रहा था तो मैंने डिसाइड किया, उसने कहा रास्ते में जाते जाते मैंने डिसाइड किया। तो जो आंसर है वो बनता है हमारा सेकेंड ऑप्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए फिलिप्स का क्वेश्चन है। फिलिप्स के क्वेश्चन में प्रेपोजिशन पूछा जाता है बहुत बार, तो प्रेपोजिशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ स्टेट जॉब्स के पेपर्स में। मैं तो हमेशा बोलती हूँ प्रेपोजिशन, वॉइस नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर कट इनके ऊपर सवाल आ जाते हैं, क्लियर कट पूरे क्वेश्चंस इस पे फॉर्म किए जाते हैं। देखिए प्रेपोजिशन पर क्या आया, नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ। ये इस वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पता हो ना इस वर्ड का मतलब क्या है। डिस्करेज, डिस्करेज इज़ द वर्ड, कि दूसरा उसको हटा नहीं सकता उसके एम अचीव करने से। तो आंसर भी यहाँ पे बिल्कुल सही टिक हुआ है, फ्रॉम। तो डिस्करेज हिम फ्रॉम, है ना, अटेनिंग जो भी परस्यूइंग हिज एम, तो फ्रॉम यहाँ पे आएगा। तो कुछ वर्ड जैसे होते हैं जैसे मैं आप क्या कीजिएगा, प्रेपोजिशन का टॉपिक लर्न करते हैं, हम सीखते हैं प्रेपोजिशन, वो ज़रूरी है, मीनिंग पता होना चाहिए, किस प्रेपोजिशन को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है पता होना चाहिए। साथ ही साथ ना ऐसा भी होता है, जैसे अगर मुझे कहना है इंसिस्टेड, एक वर्ब होती है इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के बाद ऑन आता है, जेरेंड के साथ आता है। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट, शी इंसिस्टेड ऑन परफॉर्मिंग द टास्क, तो इंसिस्टेड ऑन जेरेंड, राइट। तो ऐसा ना एक बेस होता है, बहुत सारे वर्ब्स का, बहुत सारे वर्ड्स का बेस होता है, तो वो बेस हमें रीड करना चाहिए। हमारी जो बुक है उसमें भी है वो बेस गिवन, और प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनमें भी वो होता है बेस। तो आप अच्छा रहेगा ये बेस याद करेंगे तो आपको बहुत आसान होंगी ये चीज़ें डिटेक्ट कर पाना। जैसे कुछ ऐसा भी होता है कि कई जगह पर हम प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, शी टोल्ड टू मी नहीं होता, ये बहुत जल्दी आप समझोगे। नरेशन में इतनी बार आपके टीचर ने लिखवाया होगा शी टोल्ड, अगर मैं यहाँ टू लगाती हूँ ना मी, तो मेरी लाइन में ये हिस्सा गलत है, शी टोल्ड मी होता है, शी टोल्ड मी नहीं होता। सेम एज अगर मैं बोलती हूँ सो शी रिज़ाइंड फ्रॉम द जॉब, गलत है, शी रिज़ाइंड द जॉब होता है, शी रिज़ाइंड फ्रॉम नहीं होता। रिज़ाइंड वर्ब के बाद फ्रॉम नहीं लगाते। शी वॉचेज़ टीवी फॉर लॉन्ग एज इट विल अफेक्ट ऑन हर आइज़ नहीं होता, इट विल अफेक्ट हर आइज़। तो शी वॉचेज़ टीवी फॉर लॉन्ग, इट विल अफेक्ट हर आइज़, ऑन नहीं आता। शी साइंड द डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, शी साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स नहीं कहते। ये मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको कि जब आप प्रेपोजिशन सीखते हो तो प्रेपोजिशन में कुछ वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन कन्फर्मली चलती हैं, कुछ वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन बिल्कुल भी नहीं चलती। ये बेस ज़रूर नोटिस करना है आपने ना। जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक्स के अंदर डिटेलिंग होती है, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज होती हैं कि आपको पता हो कि कहाँ प्रेपोजिशन ओमिट हो जाएगी, निकल जाएगी प्रेपोजिशन। अगर ये पता चला तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम टॉपिक में भी बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड मी फ्लैश क्रीप। अगर ये ईडियम मालूम हो आपको, अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग ढूंढना इन चारों वर्ड्स में से। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जब हम बहुत बुरी तरह से डर जाएं। तो आप देखो चारों ऑप्शंस में वरिड, चिंता होती है वरिड, है ना, तो ये मैच तो कर रहा है बट ये 100% मैच नहीं कर रहा है ना, तो वी कैन कंसीडर इट एन ऑप्शन, बट ये 100% वाला ऑप्शन नहीं दिखा। सेकेंड ऑप्शन फ्राइटेंड, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि घबराना, डर जाना बुरी तरह से, और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं जाता इसका मीनिंग, और ड्रू माई अटेंशन नो, तो आंसर बनता है हमारा सेकेंड। ईडियम्स, वोकैबुलरी लर्न करने का मैं तरीका हमेशा बताती हूँ, बार बार ये कहती हूँ कि आप वर्ड रेपिटेशन पर पढ़कर रेपिटेशन पर पढ़ो तो आपको वर्ड याद हो जाएंगे। जैसे पहले दिन 1 to 5 पढ़े आपने, सेकेंड डे 1 to 10 पढ़ो, थर्ड डे 1 to 15 पढ़ो, तो पिछला जो रिकैप हो रहा है ना वो आपको नॉलेज बनता जाएगा, वो आपको खून में चले जाएगा, मैं इतना बोलती हूँ। लेकिन पेशेंस रखनी है और परसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं, पूरे कह लो ना जान लगा के याद करना है, तब ये चीज़ें याद होंगी। तब नहीं तो ये ऐसा अगर आप सोचोगे ना वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, छोड़ देते हैं हम इसको, तो ये सब सोच रहे हैं हमें रिज़ल्ट बनाना है, हमें पास होना है। तो हम कैसे पास होंगे? जब हम लोगों से हट के परफॉर्म करेंगे, और हट के परफॉर्म करने का मतलब वोकैबुलरी सब छोड़ के जाते हैं, आपने नहीं छोड़ना है। कॉम्प्रिहेंशन कईयों का वीकनेस होता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कईयों का वीक होता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो जो सब कर रहे हैं हम उससे हट के करेंगे, हम उससे ज़्यादा करेंगे, तभी तो रिजल्ट बनाएंगे। तो इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन जो टफ लगता हो, बोरिंग लगता हो, उसको स्किप नहीं करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहते हैं सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव विच कन्वेज द
द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डिंग्स विद द करेक्ट ग्रामर रूल्स। तो 4 लाइन्स हैं, चारों में से कौन सा वाला सही है ये ढूंढना है। देखो सेम है, चारों सेम है। ये क्वेश्चन फिर भी आसान होता है अगर नॉलेज है आपको, तो नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ, पहले मैं एक ईडियम याद करवाऊँ, आउट ऑफ अ क्वेश्चन नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये एक ईडियम है ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये क्यू यू है राजे। आउट ऑफ द क्वेश्चन एक ईडियम है। इस ईडियम का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट। इरेजर, 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 okay, here we have eraser. So impossible. सो आउट ऑफ द क्वेश्चन एक फ्रेज है, एक ईडियम है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। तो ये एक ऐसी फ्रेज है जो आम एक लिस्ट में आई जाती है, जब आप एक लिस्ट शुरू करोगे उसमें आ ही जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन देखो यहाँ पे आउट ऑफ अ क्वेश्चन है, गलत। आउट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड में है, वो सही है। आउट ऑफ कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा है क्वेश्चन से पहले, ये भी गलत। और आउट ऑफ द क्वेश्चन भी ठीक है। तो ये दोनों लाइंस में देखो क्या है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब पहली लाइन क्या बोल रही है? मेहनत नहीं कर रहे ना, तो सक्सेस क्या होगी? इम्पॉसिबल, यही कहेंगे ना हम। फोर्थ लाइन में देखो प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं भाई, जब वो नहीं पढ़ेगा, नहीं मेहनत करेगा, नहीं काम करेगा सही तरीके से, तो उसकी सफलता इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो नॉट नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि आउट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड का मतलब ही ना के साथ है। तो ये वाला ऑप्शन इसीलिए इनवैलिड हुआ क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूडेड है। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड में आर्टिकल हटाने से या आर्टिकल चेंज करने से वो फ्रेज गलत हो गया। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज चूज द वन विच हैज़ बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। जो गिवन आपने सुना वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वही है। ये बहुत आसान होते हैं, पता आप कई बार हमने ना ऐसी फोबिया बना लिया होता है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आसान होते हैं, इवन सिनोनिम एंटोनिम से तो ये बहुत आसान है, आपको झटपट याद हो जाएंगे। देखना, अब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी व्हाट वाइज, ये ध्यान में रहे। वाइफ्स की बात की इसने ना, वाइफ एक से ज़्यादा होना, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा नहीं, मैनी वाइफ्स का होना। जो पहला वर्ड है ना बायगैमी, गैमी, पहले तो मैं गैमी वर्ड से मिलवाऊँ आपको। गैमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। गैमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। तो मैरिज, गैमी में भी देखो मैरिज, इधर भी गैमी, इधर नहीं है गैमी, लेकिन ये दो में गैमी है, तो मतलब ये दोनों वर्ड मैरिज से रिलेटेड है। तो वाइफ कौन होती है? मैरिज के बाद आपकी पार्टनर, एक मेल पर्सन की पार्टनर, राइट। तो बायगैमी कौन है? मैरिज, दो शादियों, बाय मतलब टू, तो दो शादियों को बताता है ये। एक पर्सन की वाइफ होते हुए, एक लेडी का हस्बैंड होते हुए दूसरी शादी करना, दो वेडिंग्स को बताता है ये। तो ये गया ऑप्शन, क्योंकि ये मैनी को नहीं, दो को बताता है। इसको साइड रख सकते हैं अभी हम, है ना। और ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है। एंड कैलीग्राफी तो आप शायद जानते भी होंगे, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। स्कूल में होता था ना कैलीग्राफी पर एक कंपटीशन होता था, सबकी हैंड राइटिंग के पेजेस देखे जाते थे किसका सबसे अच्छा है। तो कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देखो एक पॉली वर्ड पढ़ो, पॉली जहाँ पे भी आएगा वो मल्टीपल की बात करेगा, बहुत सारों की बात करेगा, दो से ज़्यादा की भी बात करेगा। पॉलीगैमी मतलब प्रैक्टिस ऑफ मैनी वाइज। और जो पॉलीएंड्री है ना, ये कौन होता है? ये ऑप्शन क्यों नहीं बना? क्योंकि एंड्री होता है आदमी के लिए बोला जाता है। जैसे आपने सुना कभी एंथ्रोपोफोबिया, एंड्रोफोबिया कौन होता है? एंथ्रोपोफोबिया होता है मैनकाइंड से, एंथ्रोफोबिया होता है फ्लावर से, और एंड्रोफोबिया होता है मैन से। तो ये एंड्री और एंड्रो जुड़वा रही हूँ मैं आपसे, तो मैन की बात करेगा ये। पॉलीएंड्री, एक वाइफ के कई हस्बैंड्स हो, तो उसको बोला जाता है पॉली मतलब मैनी, एंड्री मतलब हस्बैंड्स हो। हम पूछ रहे हैं जिसकी एक से ज़्यादा, जिसकी मल्टीपल वाइफ्स हों, जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हों, वो है पॉलीगैमी। पॉली मतलब मल्टीपल और गैमी मतलब मैरिजेस। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है, राइट। तो ये थे हमारे आज का पेपर, जो कि है एक्साइज इंस्पेक्टर का 2023 का। तो नेक्स्ट हम वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखेंगे, बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे हम सब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हमें पेपर सॉल्व करने के तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन इतने से पेपर सॉल्व तरीके से हमें पूरी ग्रामर नहीं आ जाएगी।
है ना, पूरा ग्रामर का नॉलेज नहीं हो जाएगा। तो हमें एक ट्रेनिंग चाहिए, हमें कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे ब्राइट एकेडमी में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, रोज़ देखिए 3 से 4 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपके रोज़ होंगे, है ना। और वो जो कोर्स होता है ना, वो 4 to 5 मंथ्स में कवर होता है। देखिए 4 to 5 मंथ्स में कोर्स ख़त्म होता है, आपको उसके बाद सेल्फ स्टडीज़ पे आना होता है, फिर प्रैक्टिस चलती है, मॉक चलते हैं। तो जो बच्चा लगन से लास्ट तक परफॉर्म करता है वो जॉब भी लगता है। स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह सब यहीं से मिलेगा। टेस्ट होंगे आपके, मॉक टेस्ट एवरी वीक होंगे। यहाँ पर आपको क्लासेस में अनाउंस कर दिया जाएगा कि इस वीक से कौन से टेस्ट हो रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जब बच्चा इतना डट के मेहनत करेगा तो वो फेल कैसे हो सकता है, राइट। तो ये सब कोर्स की जो ये डिटेलिंग है, ये सॉरी मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी, एक यहाँ पे और पॉइंट है। ऑल वीडियो कोर्सेज जो है ना, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जब आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे। फिर ये वीडियो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें टॉपिक्स पर बेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो, जितनी बार मर्जी रिपीट करके देख सकते हो। उसका कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आप इतने बार इसको सिर्फ देख सकते हो। और ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, एक बार बच्चा यहाँ पे एनरोल हो गया, यहाँ का स्टूडेंट हो गया, उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जिसका मतलब है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। अगर कोई इंक्वायरी करना चाहता है तो नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है 9988844200। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डिटेल्स आपको सारी दी जाएंगी, गाइड किया जाएगा आपको। ये तो था हमारा ऑफलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो वीडियो कोर्स होता है हमारा। लाइव क्लासेस का कोई प्रोविज़न नहीं है, वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। और उनका बेनिफिट होता है वीडियो कोर्सेज़ का, आप रिकैप कर सकते हो। अगर आपसे कुछ स्किप हुआ, कोई चीज़ मिस हुआ, तो आप उसका रिकैप कर सकते हो। तो वीडियो कोर्स मिलेगा जिसमें 500+ वीडियोज़ है और सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। इसमें नोट्स जो हैं वो PDF के फॉर्म में साथ ही में आएंगे आपके पास। और वीडियो को आपने अगर वीडियो कोर्स परचेज़ करना है, उससे पहले डिसीजन लेने में आप अनेबल हो, तो आप एक काम करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा AAA ब्राइट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसमें डेमो वीडियोज़ हैं वो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि वीडियो कोर्स बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, राइट। फिर आप बाद में परचेज़ कर सकते हो। फ्री क्विज़ और मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे वीडियो कोर्स जो भी परचेज़ करेंगे बच्चे, और एक वीडियो को एक से ज़्यादा बार देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वैलिडिटी रहेगी इसकी 1 ईयर। और इसके लिए भी सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, 9988844200। अब इसके बाद एक तीसरा बच्चा भी होता है जिसको सिर्फ मटेरियल चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सिर्फ सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए, मटेरियल की सपोर्ट से अच्छा मटेरियल चाहिए। तो ये मटेरियल के लिए आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस पूरा कवर करेगा हमारा मटेरियल, हार्ड कॉपी में होगा, मतलब कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इंग्लिश मीडियम में होगा। हिंदी पंजाबी मीडियम के कोर्स सिलेबस के नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। फिर 4000 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस का कोर्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, और नोट्स मटेरियल आप बाय कर सकते हो। और जो मॉक टेस्ट होगा ना, जो भी आपने सिलेबस का कोर्स ख़रीदा होगा ना, उसका मॉक टेस्ट में ऐप में मॉक टेस्ट का जो है ऐप में आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। और व्हाट्सएप कर सकते हो इंक्वायरी के लिए, और डिटेल बताएंगे हमारे जो काउंसलर्स हैं, आपको क्लैरिफाई करेंगे चीज़ें। तो ये सेम नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9988844200, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो, आपको पढ़ने के लिए एंथुसियाज़म करे, एंथुसियास्टिक बनो आप अच्छे से तैयारी करो, और एक जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब अपने लिए आप सिक्योर करो, राइट। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए पेपर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।